हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज मेंस करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। इस टॉपिक को आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कि जो डेटा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। उसमें बताया गया है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.91% तक पहुंच गया था दिसंबर 2021 में, फ्रॉम 6.3% इन 2018-19 एंड 4.7% इन 2017-18। यानी कि 2017-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बढ़ करके 2018-19 में कितना हो गया था 6.3%, और फिर ये और ज्यादा बढ़ गया और पहुंच गया लगभग 8% तक, यानी कि 7.9% तक पहुंच गया दिसंबर 2021 में। दो और जो डेटा है इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, जबकि हमें ये लगता है कि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इसकी वजह से लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं टूवर्ड्स अर्बन एरियाज, बट अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा देखने को मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेन इज हायर देन मेन बोथ इन अर्बन एरियाज एज वेल एज रूरल एरियाज। ये बहुत चौंकाने वाला डेटा नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो वीमेन का पार्टिसिपेशन रेट है इन लेबर फोर्स वो काफी कम है इंडिया में। इसके पीछे के कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है? जो सबसे पहला रीजन है, वर्कर्स आर मूविंग ऑफ इंडियन फार्म्स। अगर आप प्राइम एज की कैटेगरी में देखें, यानी कि 20 साल से लेकर के 59 ईयर्स के अगर आप लोग देखें जो कि काम करने वाले थे, वो अब फार्म्स में काम नहीं कर रहे हैं। बट अगर वो फार्मिंग में काम नहीं कर रहे हैं, फार्म सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन फार्म सेक्टर में दिखाई देने चाहिए थे। बट ऐसा भी नहीं हो रहा है कि वो फार्म सेक्टर को छोड़ करके नॉन फार्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में या सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि आप किसी भी सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, ना फार्मिंग में काम कर रहे हैं ना ही नॉन फार्म सेक्टर में, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा। सेकेंड रीजन इज लो पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन दी वर्कफोर्स। अब इसके पीछे के कारण क्या है कि वीमेन का पार्टिसिपेशन रेट इन लेबर फोर्स या वर्कफोर्स कम क्यों है, इसके रीजंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी इसके पीछे, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे मेजर रीजन है लो पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन दी वर्कफोर्स। काफी सिर्फ 22 से 25% वीमेन ही जो है वो हमारी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद है वीमेन की, और उसमें से सिर्फ 25% महिलाएं ही काम करती हैं। काम करने का मतलब जो पेड वर्क होता है। डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैसे ही जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो बहुत ज्यादा नहीं है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है भी उसमें क्या हो रहा है कि ऑटोमेशन हो रहा है या फिर बहुत ही हाईली स्किल्ड जॉब्स चाहिए। तो ऑटोमेशन की वजह से क्या हो रहा है कि काफी लोगों की जॉब्स जा रही हैं। दूसरा रीजन क्या है कि हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं, उन हाईली स्किल्ड जॉब्स के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में जो लेबर फोर्स है उसके पास स्किल ट्रेनिंग नहीं है। इसकी वजह से क्या है कि वो लोग ऐसे जॉब जो कि बहुत ही हाईली स्किल्ड जॉब्स होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं, और ऑटोमेशन की वजह से भी काफी हद तक जो लेबर की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो भी कम होती जा रही है। पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब्स, जो जॉब्स क्रिएट हो भी रहे हैं वो कहां पर क्रिएट हो रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। अब इनफॉर्मल सेक्टर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं काफी वल्नरेबल होता है ना। जब कोविड पैंडेमिक आया तो सबसे ज्यादा जॉब्स किसकी गई, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, जहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, आपकी वेजेस इरेगुलर होती हैं, जहां पर आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो इन तरह के जॉब्स में क्रिएट हो रहे हैं जहां पे आपको अपनी स्किल अपग्रेडेशन करने का भी ज्यादा मौका नहीं मिलता है, आपको अपनी नॉलेज एनहेंस करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह के लोली पेड, लो क्वालिटी जॉब्स इकोनॉमी में क्रिएट हो रहे हैं। श्रिंकिंग पब्लिक सेक्टर, आपने देखा होगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी में जो वैकेंसीज थी, आप देखेंगे 2013-14 के बाद लगातार डिक्रीज कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था वो 89% तक उसको रिड्यूस किया है फ्रॉम 2013 से। 89% तक टोटल जो वैकेंसीज थी वो रिड्यूस कर दी हैं। सरकार क्या कर रही है, रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर ले रही है, आउटसोर्स कर रही है काम को।
तो उसकी वजह से भी जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं। इनएडिक्वेट अटेंशन टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया की बैकबोन क्या है? इंडिया की बैकबोन है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे उद्योग धंधे, है ना, जो ज्यादातर लोगों को काम देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। बट जब हमारा बजट आता है, जो बजट में जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी मतलब कि सरकार कहां पे स्पेंड कर रही है, कहां से रेवेन्यू लेकर के आएगी, यानी कि टैक्सेशन का, एक्सपेंडिचर की जो बात करती है, उसमें फिस्कल पॉलिसी में देखेंगे तो ध्यान सरकार किस पे होता है? जो बड़ी कंपनीज होती हैं। इन छोटी छोटी कंपनीज के लिए क्या है? जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या है? तो हमारी फिस्कल पॉलिसीज हमेशा बायस्ड होती हैं टुवर्ड्स बिग कंपनीज। उसकी वजह से जितनी ग्रोथ हमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में मिल जानी चाहिए उतनी हमें नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती थी उतनी नहीं होती है। इसलिए आप देखेंगे इंडिया में क्या हो रहा है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट तो अच्छा खासा बढ़ता है, बट उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ है वो इतना नहीं बढ़ता है। इसलिए हमारी ग्रोथ कैसी है? जॉबलेस ग्रोथ है। राइजिंग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। वो क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि उनके पास डिग्रियां हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है किसमें? एजुकेशन में। अब मान लीजिए कोई इंजीनियर है, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री है उसके पास, तो वो 10-15 हज़ार की नौकरी नहीं करना चाहेगा। वो सोचेगा यार मैंने इंजीनियरिंग क्या ये 15,000-20,000 रुपए की नौकरी करने के लिए की थी। तो इस तरह से लोग क्या कर रहे हैं कि वो एजुकेशन ले रहे हैं और डिग्रियां इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाना चाह रहे। उनकी मनपसंद जब तक जॉब नहीं मिल रही है तब तक वो जॉब्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। और सबसे जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह है वो ये है कि जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। मतलब उनके पास वो स्किल्स, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। अराउंड 45% ही अपने ग्रेजुएट्स ऐसे होते हैं जो कि एम्प्लॉयबल होते हैं, जिनके पास एक रिक्विजिट स्किल्स होती हैं, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अच्छा एक जॉब पा सके। तो इतने सारे लोग जिनको आपने डिग्रियां बांट दी हैं, जिन्होंने डिग्रियां इकट्ठी कर ली हैं, बट वो एम्प्लॉयबल नहीं है ना, और वो इंतजार करते हैं कि उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, तब तक वो जॉब नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। अब जैसे मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि वीमेन का पार्टिसिपेशन रेट लेबर फोर्स में कम क्यों है। उसके पीछे की जो मेजर रीजंस है वो क्या है? सबसे पहला है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ही सबसे ज्यादा जो वीमेन थी वो इन्वॉल्व थी, लेकिन क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में भी मशीनरीज का यूज बढ़ रहा है कि ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, हैरो यूज कर रहे हैं। तो जो मशीनरी थी, जब मैकेनाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, तो जो उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट थी, और लेबर की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता था? विमेन पूरा करती थी। अब जब लेबर रिक्वायरमेंट ही रिड्यूस हो गई है तो क्या होगा कि जो विमेन पार्टिसिपेशन था वर्कफोर्स में, या कहना चाहिए एग्रीकल्चर में, वो रिड्यूस होता जा रहा है। सेकेंड इज ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। क्यों नहीं मिल पा रही हैं? एक तो उनके पास स्किल्स नहीं है, दूसरा ऑटोमेशन हो रहा है। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो है विमेन जो है एग्रीकल्चर में तो जॉब कर रही थी, लेकिन वहां मैकेनाइजेशन हो गया, अब वो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहे तो वहां भी उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। पेट्रियार्की मतलब क्या कि हमारे यहां औरतों को कैसे देखा जाता है, वीमेन को कैसे देखा जाता है कि उनका रोल क्या है? उनका रोल है वाइफ का। उनका रोल क्या है? उनका रोल है मदर का। उनका काम है घर संभालना, उनका काम है बच्चे संभालना। तो ज्यादातर फैमिलीज की एक थिंकिंग क्या है, कल्चर क्या है हमारे यहाँ कि नहीं भाई काम कौन करेगा, बाहर जाके काम कौन करेगा? वो घर के जो मेल मेंबर्स है वो काम करेंगे, और जो विमेन है उनका क्या काम होगा? उनका काम ये होगा कि घर में वो बच्चे संभाले, घर को संभाले, उनकी देखभाल करें। तो इस रीजन की वजह से भी जो फैमिलीज हैं वो एनकरेज नहीं करती हैं कि विमेन भी जो है बाहर जाकर के काम करें। इसलिए विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी कम है। फैमिली इनकम, एक डायरेक्ट कोरिलेशन देखा गया है कि जैसे जैसे फैमिली इनकम इंक्रीज करती है वैसे वैसे विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो रिड्यूस करता है। यानी कि अगर परिवार वालों को जरूरत होती है, उनका खर्चा पानी नहीं निकल पा रहा है, वो अपने हाउस होल्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तभी सिर्फ वीमेन से जॉब करवाते हैं। अगर उनको लगता है कि यार मेरी इनकम तो इतनी है, घर में इतना सारा पैसा है, तो क्या जरूरत है इसको बाहर जाके काम करने की, अब क्या करे, बच्चे संभाले, घर संभाले,
मैं कर तो रहा हूं जॉब, मेरा पैसा काफी है, मेरी इनकम काफी है। तो जैसे जैसे फैमिली की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्रीज होने लगता है। क्वालिटी ऑफ जॉब्स, अब विमेन जनरली प्रेफर क्या करती हैं कि अच्छे जॉब्स मिले, उनके घर के पास की कोई जॉब मिल जाए, है ना, जिसमें टाइमिंग का इशू ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। बट ऐसे उनको जॉब्स नहीं मिल पाते। उनको क्या मिलते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब्स मिलते हैं, जहां पे बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जहां पर पेमेंट उनको अच्छा नहीं मिलता, पेमेंट मिलता है तो वो इर्रेगुलर होता है। तो इस तरह की जॉब्स में विमेन फिर डिसइंटरेस्टेड हो जाती हैं। उनको लगता है कि यार छोड़ो, हम नहीं करते, इससे अच्छा तो अपने घर पे बैठ के ही कुछ और काम करेंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारे मेजर रीजंस हैं फॉर द लो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स। अब क्या सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है? नहीं, सरकार ने स्टेप्स लिए हैं रिसेंटली। वो क्या स्टेप्स हैं, क्या इनिशिएटिव सरकार ने ली है? पीएम गरीब कल्याण योजना, इसमें सरकार ने क्या किया था कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 12% ईच टुवर्ड्स ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, उसमें सरकार ने ये 24% दिया है। उसके बाद सरकार लेकर आई थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसमें क्या करना चाह रहे थे कि हम एनकरेज करना चाह रहे थे अपनी कंपनीज को, अपनी फर्म्स को, कि जो भी लॉस हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, जो भी जॉब्स गई हैं उनको हमें वापस लाना है और हमें नई जॉब्स क्रिएट करनी है। तो जो भी सोशल सिक्योरिटी का बर्डन था सरकार उसको अपने कंधों पर ले रही थी और ये उम्मीद कर रही थी कि इस स्टेप की वजह से क्या होगा कि लोग जो हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो नए जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पहले सरकार कोविड पेंडेमिक से पहले क्या करती थी कि जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में जो भी बेनिफिशियरीज होते थे, अगर उनकी किसी कारण से जॉब चली जाती थी तो उनको 25% जो वो एवरेज अर्निंग होती है उनकी, उसका 25% मिलता था एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। कोविड पेंडेमिक के बाद इसको बढ़ा करके कर दिया गया 50% ऑफ देयर एवरेज अर्निंग। पीएम स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, इसके तहत सरकार जो है स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमोट कर रही थी, है ना, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनका बिजनेस जो है वो चौपट हो गया था। तो उनको दोबारा से खड़ा करने के लिए सरकार उनको 10,000 रुपए तक की सहायता उनको प्रोवाइड कर रही थी अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम, सो दैट वो दोबारा से अपना बिजनेस, जो भी वो छोटा मोटा काम करते थे, दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो सके। इंटरलिंकिंग ऑफ डेटाबेसेस, डेटाबेसेस जैसे कि उद्यम पोर्टल है, असीम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल है, सरकार के डिफरेंट पोर्टल्स हैं। कोई रजिस्ट्रेशन के लिए है, कोई कैरियर सर्विस पोर्टल है, कोई और रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सब जो भी डेटाबेसेस हैं उनका इंटरलिंकिंग किया जाएगा। उससे क्या होगा कि सरकार को आसानी होगी कि कितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं, कितने जॉब्स नहीं क्रिएट हुए हैं, क्या चल रहा है। तो ये सब सरकार को जानने में मदद मिलेगी। जो इससे इंसाइट्स मिलेंगे फिर सरकार जो है उसके अनुरूप जो है अपनी पॉलिसी बना सकती है। तो ये सरकार के इनिशिएटिव्स थे। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, इसमें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर की कुछ रिकमेंडेशंस है, उन रिकमेंडेशंस को देखते हैं। वो कहते हैं कि सरकार को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा? ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। सोशल सिक्योरिटी मेजर सरकार को प्रोवाइड करने चाहिए और ये यूनिवर्सल होने चाहिए, सो दैट जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो कहना चाहिए डिसएडवांटेजेस है वो दूर हो सके और हर एक को एक क्वालिटी जॉब जो है वो मिल सके। वोकेशनल ट्रेनिंग पर हमें जोर देना पड़ेगा। हम सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री, सिर्फ डॉक्टर्स बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, बट कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है आज मार्केट में, इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग लोगों को देनी होगी, सो दैट उनके पास एम्प्लॉयबल स्किल्स हो। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा। नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना पड़ेगा लोगों को। फिर विमेन का अगर हमें इंक्रीज करना है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो उसके लिए भी इस स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी।
वो रिकमेंडेशन क्या थी कि आप वीमेन लेड एंटरप्राइजेस से ज्यादा प्रोक्योरमेंट करिए। सरकार क्या करती है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनसे प्रोक्योरमेंट करती है सरकार की जो भी जरूरत की चीजें होती हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि आप उन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से ज्यादा प्रोक्योर करिए जिनकी जो हेड है वो विमेन है। ट्रेनिंग दीजिए विमेन को, आप उनको क्या करिए, उनको आप क्रेडिट प्रोवाइड करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए सो दैट वो और ज्यादा एंटरप्रेन्योर बन सके। सेकेंडली, आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा रूरल इकोनॉमी को। आपको उसको एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से कहां ले जाना होगा, उसको एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज है, बैंकिंग फैसिलिटीज है, स्टोरेज फैसिलिटीज है। ये आपको गांव में, छोटे कस्बों में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी अग्रेरियन इकोनॉमी से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इनटू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनानी होगी आपको, जहां पर आज आपका फोकस क्या होता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है। आपको सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को लिंक करना है कि ग्रोथ भी हो और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करे। तो इसके लिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थी इसका पूरे अच्छे से आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।